एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि क्या आपकी पत्नी आपके या आपके माता पिता के मकान में कब्जा कर सकती हैं, क्या वो उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हैं या प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। आज हम लोग यही वीडियो की के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि अगर मान लीजिए मकान मेरे नाम पे है तो पत्नी रहेगी, ठीक है, लेकिन जब मेरे माता पिता के नाम पे मकान है तो क्या उसमें उसको रहने का अधिकार मिल सकता है, क्या वो उस मकान पर कब्जा कर सकती है, क्या प्रॉपर्टी में उसकी हिस्सेदारी होगी। यही आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को लीगल अपडेट्स बेहद आसान भाषा यानी कि हिंदी भाषा में सबसे पहले पता चल सकेगी। साथ ही साथ मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराए हुए फ़ोन मत करिए, क्योंकि मेरे पास दिन भर न जाने कितनी फर्जी कॉल्स आती हैं, इसलिए मेरे पास हर कॉल का जवाब दे पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद मैं आप लोगों से बात कर पाऊँगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर आदमी का लाइफ में एक सपना होता है कि उसको एक घर बनाना है, और चाहे उसको छोटा घर बनाना है या बड़ा घर बनाना है, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने धन धान्य के अनुसार जो है घर बनाता है। चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आप स्वयं हो या चाहे मैं हूँ, हम सबका एक ड्रीम होता है कि हमारा एक फ्लैट हो, अपना घर हो या अपनी एक गाड़ी हो, अपनी व्यवस्था हम सब बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने मेहनत से घर बनाया, और या आपके माता पिता ने मेहनत से पूरे जीवन की कमाई लगाकर घर बनाया, और उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने घर से ही बेघर होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए, आज मैं ये बताता हूँ कि आपकी पत्नी या उनकी बहू आपके माता पिता की उनके घर पर कब्जा कैसे करती है, किस स्ट्रैटेजी के तहत कब्जा करती है, और आप इस कब्जे को कैसे छुड़ा सकते हैं, इस कब्जे से कैसे निकाल सकते हैं अपने आप को। देखिए, अगर लीगल एंगल की मैं बात करूं तो जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पर परचेज करी हुई है तो उसमें आपकी पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं है। कोई, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के रियल ओनर हो। जब चाहो आप बेच सकते हो, जब चाहो आप उसको किराए पे उठा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसकी जॉइंट रजिस्ट्री है आपकी और आपकी वाइफ के नाम पे, आप दोनों उसके 50-50 के मालिक हैं लीगली। अगर आप कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में सारा पैसा आपने दे रखा हुआ है, तो ये सिविल में आप जाइए, उसको साबित करिए। एक लॉन्ग प्रोसेस है सिविल न्यायालय में जाके, ठीक है। लेकिन तब तक 50% प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपकी वाइफ की है। अब मान लीजिए जॉइंट रजिस्ट्री नहीं है, वाइफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, आपने अपने अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं, तब भी ओनरशिप क्या होगी, वाइफ के नाम पे होगी। सिविल का मैटर है, आपने पैसा दिया है नहीं दिया है उसको साबित करना फर्दर आगे की बात हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वाइफ ही ओनर रहेगी उस चीज़ की। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी पति के नाम पे है, ठीक है, पत्नी उसमें से हिस्सा मांग नहीं सकती है। अगर आप उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर हैं तो पत्नी आपकी उसमें से हिस्सा नहीं मांग सकती है। लेकिन जब आपकी पत्नी, आपने नोटिस किया होगा, डोमेस्टिक वायलेंस यानी डीवी एक्ट में मुकदमा दर्ज करती है, तो वो कोर्ट से क्या कहती है कि मुझे उस घर में रहने का अधिकार चाहिए, यानी कि वो कोर्ट से मांगती है डीवी एक्ट में कि उसको रेजिडेंशियल राइट चाहिए, यानी कि उस घर में रहने का अधिकार चाहिए, अपने मैट्रिमोनियल हाउस में जिसमें वो विवाह करके आई है, या अपने पति के हाउस में, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस पत्नी को जो है रेजिडेंशियल राइट दे देती है। कोर्ट कहती है कि आपके पास रहने का अधिकार है, ठीक है, आप आइए रहिए, हम आपको रेजिडेंशियल राइट दे दे रहे हैं। उसमें उस स्थिति में क्या करेगी पत्नी, आपके घर पर ही निवास करने लगेगी। जिस लड़की ने, जिस महिला ने आपके अगेंस्ट मुकदमे लिखाए हैं कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस इनके घर वाले मेरे अगेंस्ट करते हैं, मारते पीटते हैं, वो महिला उसी घर में आके रेजिडेंशियल राइट प्राप्त करके आपके घर में रहने लगती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो घर के रियल ओनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये बार बार धमकियां देती है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी मुकदमों में और आई विल कमिट सुसाइड, फिर तुम लोग सब लोग नप जाओगे, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि जो उस घर के रियल ओनर होते हैं, पत्नी अगर आपकी रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर ले जाती है तो वो लोग घर से बाहर एक तरीके से हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मुकदमों में निपटने से अच्छा इस घर से बाहर निकल जाओ, ये यहीं मरे रहे। फिर क्या होता है, वाइफ और उसकी फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव फिर आके आपके घर पे रहने लगते हैं। फिर एक तरीके से वो घर पे कब्जा कर लेते हैं और आप डर के मारे डरे डरे बाहर इधर उधर टहलने लगते हैं। मान लीजिए मालिक जब आप हैं, ठीक, आप नहीं हैं, चलिए आपके माता पिता हैं, तो माता पिता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा
कि वो लड़की का मैट्रिमोनियल हाउस हो गया, यानी कि शादी करके वो वहीं पे आई है, माता पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है, पत्नी शादी करके पहली बार वहाँ पर आती है, फिर भी कोर्ट क्या कहेगी, ये उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, विवाह करके यही आई है, तो रेजिडेंशियल राइट हम उसको दे रहे हैं और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैं कहूँ कि आपकी पत्नी आपके घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर लेगी, आपके माता पिता के घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर लेगी, और आप उसको निकाल नहीं पाएंगे, लीगली आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। आप जो है जाइए अलग अलग इविक्शन की पिटीशन डालिए और सारी चीज़ें करिए कि मेरा अपना मकान है और मैं इसका रियल ओनर हूँ और ये मेरी बहू है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे लाइफ थ्रेट है, ये मेरे इससे मुकदमे चल रहे हैं। सारी चीज़ें साबित करने का एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो आप साबित करने के बाद ही निकाल सकते हैं इविक्शन की पिटीशन डाल के। लेकिन यहाँ पर जो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपकी बहू है या पत्नी है, इस तरीके से वो आपके मकान पर कब्जा करती हुई चली जाएगी। अब कब्जा उसने कर लिया, लगातार रहने लगेगी, तो मतलब जिसके पास कब्जा है वही रियल ओनर होने की स्थिति में आ जाएगा। अब मानिए सास ससुर की प्रॉपर्टी है, सास ससुर क्रुएलिटी के आधार पर ही अपनी बहू को वहां से निकाल सकते, लेकिन क्रुएलिटी भी प्रूफ करना कोर्ट में इतना इजी नहीं हो जाता सास ससुर के लिए। पत्नियों के लिए तो आसान होता है, वो प्रूफ कर देंगे कि सास ससुर ने मारा पीटा, गाली गलौज करी, इन लॉस ने हमें धमकाया, ये सब चीजें वो क्लेम कर ले जाएंगे। लेकिन बतौर आप सास ससुर या हस्बैंड आपके लिए क्रुएलिटी प्रूफ करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत भयंकर हो जाता है। अब मान लीजिए जब तक क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं चलेंगे तब तक कुछ उसमें होना नहीं, तो इसमें आप क्या करोगे, आपके पास विकल्प क्या होगा कि आप अपना ही घर है, उसमें आप किराए पर रहने पर विवश हो गए, आपकी पत्नी ने पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, उन्होंने उसको अपना निवास बना लिया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कोर्ट जब आपकी वाइफ को रेजिडेंशियल राइट देने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट जब ऑनरेबल कोर्ट में पत्नी को रेजिडेंशियल राइट मिल रहा है, तो कोर्ट में आप रिक्वेस्ट करिए, कोर्ट को बताइए, आप कहिए कि मैं इसका पति हूँ, मेरे माता पिता इसके पति पत्नी नहीं है, इसका पति मैं हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसका भरण पोषण करूं या इसके निवास की व्यवस्था करूं। जैसा कि इसने मेरे ऊपर अनेक मुकदमे लिखाए हैं, मेरे द्वारा भी काउंटर केसेस इसके ऊपर किए गए हैं, हम दोनों की जान माल को एक दूसरे से खतरा है, ये मुझे धमकी भी देती है कि आई विल कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। अगर मान लीजिए इसने आत्महत्या कर ली तो क्या कोर्ट जिम्मेदार होगा उसकी आत्महत्या के लिए, या इस दौरान मुझे कुछ हो जाता है इसके कृत्यों की वजह से, क्योंकि इसने अपनी जान माल का खतरा मुझसे बताया और मैंने अपनी जान माल का खतरा इससे बताया है, तो क्या मेरे माता पिता को अगर कुछ होगा तो क्या कोर्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है? तो इस कंडीशन में जज साहब भी थोड़ा शक पका जाएंगे, वो कहेंगे नहीं कोर्ट क्यों उठाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कोर्ट को कहिए मैं इसका पति हूं, मैं इसके ऑल्टरनेट रेजिडेंस की व्यवस्था करूंगा, हम उस घर में एक साथ नहीं रह सकते जिसके रियल ओनर मेरे माता पिता हैं या मैं हूं, मैं इसके रेजिडेंस की ऑल्टरनेट व्यवस्था करूंगा, जो भी खर्च आएगा मैं उसको उठाऊंगा, वहन करूंगा। इस तरीके से आप अपने घर को कब्जा होने से बचा सकते हैं। कोर्ट इसमें क्या करेगी, आदेश दे देगी कि आप इसके ऑल्टरनेट रेजिडेंस की व्यवस्था करिए, वो खर्चा दीजिए, ये ऑल्टरनेट रेजिडेंस का इंतजाम करिए। जब आप ऑल्टरनेट रेजिडेंस का इंतजाम करने में सफल हो जाएंगे तब आपकी पत्नी आपका घर छोड़ देगी, आपके घर में उसको नहीं रहना पड़ेगा, ना वो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ने वाली हैं। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट रेजिडेंस की अपील नहीं करते हैं, इसकी एप्लीकेशन नहीं डालते हैं, तब आपका घर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि आप मान लीजिए किसी तरीके से ना अपनी बहू को ना अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं अगर आप उसके ऑल्टरनेट रेजिडेंस की व्यवस्था नहीं करते हैं। तो सब मिला के मेरा कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि टाइटल चाहे आपके नाम पे हो चाहे आपके पेरेंट्स के नाम पर है, वाइफ को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको मैंने बता दिया करना क्या है, उसके ऑल्टरनेट रेजिडेंस की व्यवस्था करनी है। ऑल्टरनेट रेजिडेंस की व्यवस्था करने के बाद आप उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा छुड़ा लेंगे अपनी वाइफ के इल्लीगल ऑक्यूपेंस से। मैं इसको इल्लीगल ही इसलिए कहूँगा क्योंकि घर आपने बनाया है, उसने आकर कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि कब्जा कैसे होगा और छुड़ाना कैसे है। तो इस रिक्वेस्ट पर मैं जाऊंगा कि आप लोग मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करेंगे, वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर। साथ ही साथ ये एक वादा ज़रूर करिएगा कि आप लोग अपनी जो भी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बैठकर सुलझाने की पहले कोशिश करेंगे, ना कि कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर एक बार आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, आपके जीवन के 10 से 15 महत्वपूर्ण साल निकल जाएंगे, जब आपको एक्चुअल में लाइफ में ग्रोथ पानी है, जब एक्चुअल में आप दोनों को आगे बढ़ना है। इसलिए अगर कोई गलत फहमियाँ आती हैं तो दोनों लोग मिलकर बैठकर आपस में बात करके
कायदे से उसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो बातचीत करके चीज़ों को निपटा दीजिए, चाहे एडल्ट्री हो चाहे क्रूअलिटी हो। अगर आप इफ़ यू वर इन अ रिलेशनशिप बिफोर योर मैरिज, आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में थे शादी से पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक दूसरे को बताओ, उसके बाद वो सब चीज़ें भूल जाओ, अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो। शादी के बाद उन सब चीज़ों को कंटिन्यू अगर रखोगे तो खुद भी रियून होगे, सोसाइटी को भी रियून करोगे, और ऐसे कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ाते चले जाओगे और मुकदमों में फंसे रहोगे, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। जब तक चीज़ें हैं उनको संभालिए, सुधारिए और कोर्ट कचहरी से बचे रहिए। पर्सनल लाइफ को कोर्ट में मत घसीटिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।